नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना कैपिटल गेन के पार्ट 6 के साथ उपस्थित हूँ। हम इससे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की चर्चा कर रहे थे और डिफरेंट तरह की ऐसी संपत्तियाँ जिनको प्राप्त करने की लागत के संबंध में कैपिटल गेन्स में विशेष नियम हैं और उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निर्धारित करते हैं। इसी चर्चा के क्रम में हम यहाँ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की चर्चा से अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। जब हम किसी संपत्ति को प्राप्त करने के बाद उस संपत्ति में कुछ सुधार करते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो संपत्ति को प्राप्त करने की लागत के साथ साथ संपत्ति को सुधार की लागत भी हम नेट प्रोसीड्स में से घटा देते हैं। हमने पहले भी उदाहरण दिया था कि यदि किसी व्यक्ति ने एक मकान 2 कमरों का खरीदा और खरीदने के बाद उसमें 2 कमरे और बनवा दिए जिसमें कुछ लागत आई। जब वो करदाता उस मकान को बेचेगा तो 2 कमरों के मकान की जो लागत उसने चुकाई थी वो उसको उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाती है। जबकि उसके उपरांत जब उसने 2 कमरे और बनवाए तो वो उसकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सुधार की लागत मानते हुए हम और जोड़ देते हैं। तो कुल 4 कमरों का मकान जब उसने बेचा तो 4 कमरों की मकान की लागत, प्राप्त करने की लागत प्लस उसमें कराए गए इम्प्रूवमेंट की लागत, दोनों को जोड़ के हम घटाते हैं। तो इस प्रकार से कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो कि कैपिटल गेन्स की गणना करते समय घटाया जाता है, इसके संबंध में जो नियम हैं उनकी चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। सबसे पहला नियम ये है कि यदि कोई इम्प्रूवमेंट हमने 1 अप्रैल 2001 से पूर्व किया है और संपत्ति स्वयं करदाता ने इम्प्रूवमेंट कराया है या उसको सेक्शन 49(1) या सेक्शन 55(2)(b) 3 की पोजीशंस में हमने प्रीवियस ओनर की लागत को प्राप्त करने की लागत माना है, तो ऐसी दिशा में यदि हमारे पास ये विकल्प होता है कि हम 1/4/2001 के फेयर मार्केट वैल्यू को अपने प्राप्त करने की लागत मान लेते हैं। तो जब हम 1/4/2001 के उचित बाजार मूल्य को अपने प्राप्त करने की लागत का विकल्प चुनते हैं तो 1/4/2001 से पूर्व कराई गई सारी इम्प्रूवमेंट्स की लागत को हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, क्योंकि उससे पूर्व किए गए सारे इम्प्रूवमेंट 1/4/2001 के फेयर मार्केट वैल्यू में सम्मिलित होते हैं। तो जब हम 1 अप्रैल 2001 के उचित बाजार मूल्य को प्राप्त करने की लागत के विकल्प के रूप में चुनते हैं तो 1 अप्रैल 2001 से पूर्व की गई इम्प्रूवमेंट्स की लागत को हमें ओवरलुक करना होता है, इग्नोर करना होता है। इसके साथ ही हमको ये भी देखना होता है कि कभी-कभी संपत्ति में कोई इम्प्रूवमेंट ना होके संपत्ति के टाइटल में, संपत्ति के ओनरशिप में हमको इम्प्रूव कराना होता है, इम्प्रूवमेंट कराना होता है। ऐसे इम्प्रूवमेंट से संपत्ति का टाइटल जो है वो सुधर जाता है, उस से संपत्ति की लागत मूल्य बढ़ जाता है, उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे सारे इम्प्रूवमेंट्स की लागत भी हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को में शामिल करते हैं, चाहे संपत्ति में इम्प्रूवमेंट हो चाहे संपत्ति के टाइटल में, ओनरशिप में इम्प्रूवमेंट के लिए हमने पैसा खर्च किया हो। और ऐसे खर्चों के संबंध में ये बात ध्यान रखनी होती है कि कैपिटल नेचर के ऐसे खर्चे जो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करते हैं वे ही कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में शामिल होते हैं। जो रेवेन्यू नेचर की रिपेयर्स है, मेंटेनेंस है, जिससे संपत्ति सिर्फ मेंटेन हुई है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, उसमें कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ी, ऐसी ऐसे खर्चों को इम्प्रूवमेंट में शामिल नहीं करते। इम्प्रूवमेंट जो सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स के संबंध में होता है, कोई व्यापार में गुडविल कुछ वर्षों में बढ़ गई, बन गई, तो ऐसी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ऐसी सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स की इम्प्रूवमेंट की लागत को शून्य माना जाता है। तो ये नियम है हमारे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के संबंध में। अब हम चर्चा करेंगे कि जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन करते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को दोनों को इंडेक्स कर लिया जाता है, सूचकांकित कर लिया जाता है। तो ये सूचकांकन क्यों किया जाता है? सूचकांकन करने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जिस वर्ष में करदाता संपत्ति को बेचता है उस वर्ष में संपत्ति के बेचने की लागत को प्राप्त करने में मनी की वैल्यू
करंट ईयर की होती है, जबकि जिस वर्ष में संपत्ति को उसने खरीदा होता है उसमें मनी की वैल्यू, उसकी परचेजिंग पावर अलग होती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो जाता है। हम जानते हैं कि मुद्रा की क्रय शक्ति इन्फ्लेशन के कारण, मुद्रास्फीति के कारण लगातार घटती रहती है, और जिस वर्ष में हमें शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का निर्धारण करना है, कैलकुलेशन करना है, उस वर्ष में यदि हम सेल प्रोसीड्स को करंट ईयर के सापेक्ष लेते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी मनी की करंट ईयर की वैल्यू के सापेक्ष ही हम घटाना उचित मानते हैं। तो मनी में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इस तरह का एडजस्टमेंट जिससे वो करंट परचेजिंग पावर पे आ जाए, करंट ईयर के टाइम वैल्यू पे आ जाए, और नेट प्रोसीड्स में से घटाने के लिए उचित हो जाए, तो इस तरह के एडजस्टमेंट को हम सूचकांकन या इंडेक्सेशन कहते हैं। ऐसा इंडेक्सेशन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की घोषणा प्रत्येक वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और इसका कंप्यूटेशन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, शहरी अर्बन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसमें होने वाले एवरेज इंक्रीज के 75% के बराबर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की गणना की जाती है। तो जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैं उन पर कैपिटल गेन की गणना करते समय उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को और उसके कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम इंडेक्स कर लेते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे इंडेक्सेशन कभी नहीं होता। साथ ही डिबेंचर्स और बॉन्ड्स पे भी कभी इंडेक्सेशन नहीं होता। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की यदि चर्चा करें तो अपवाद स्वरूप सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यदि इंडेक्स्ड बॉन्ड्स जारी किए गए हैं या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जारी किए गए हैं, तो ऐसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का भी इंडेक्सेशन किया जाता है अपवाद स्वरूप स्थिति में, अन्यथा कॉमनली बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का इंडेक्सेशन नहीं करते। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड जो यूनिट्स हैं उनके इंडेक्सेशन के संबंध में नियम बड़े ध्यान देने योग्य बात है कि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये दो प्रकार के करदाता, व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के समक्ष हमेशा इंडेक्सेशन करने या न करने का कोई विकल्प नहीं होता। जब कोई इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड किसी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को बेचती है तो उसे सदैव इंडेक्स्ड किया जाता है, और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट है 20% का, वो लागू होता है। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के अन्य प्रकार के करदाताओं के समक्ष ये विकल्प उपलब्ध होता है कि वे चाहें तो इंडेक्सेशन का लाभ न लें, और यदि वो इंडेक्सेशन का लाभ न लें तो उन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रिड्यूस्ड रेट यानी कि 10% की दर से वो अपना टैक्स दे सकते हैं। यदि वो इंडेक्सेशन का लाभ लेंगे तो फिर जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की दर है 20% प्रचलित दर, उसी के ऊपर उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो कब उनको इंडेक्सेशन करना बेनिफिशियल प्रतीत होता है, कब उनको बिना इंडेक्सेशन किए, इंडेक्सेशन का लाभ को न लेते हुए और रिड्यूस्ड रेट पे टैक्स देना उनको बेनिफिशियल प्रतीत होता है, ये करदाता की टैक्स प्लानिंग पे निर्भर करता है। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में सदैव इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स का इंडेक्सेशन किया जाता है। यहाँ एक दृष्टि हम डालते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की टेबल पे। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की टेबल वर्ष 2001-2 से 2001-2 से शुरू होती है, और बेस ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 100 है, और ये लगातार हर वर्ष 2001-2 से बढ़ते हुए 2021-22 में 317 पे पहुंच गया, 3 गुने से भी ज्यादा हो गया। तो इस टेबल के अनुसार हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की इस टेबल को यूज करते हुए अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का इंडेक्सेशन करते हैं। इंडेक्सेशन करने के लिए जो फॉर्मूला है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन करते समय हम उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मल्टीप्लाई करते हैं करंट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर, जिस वर्ष में संपत्ति बेची गई है उस वर्ष के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का, और उसको डिवाइड करते हैं उस वर्ष के
कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से जिस वर्ष में वो संपत्ति को प्राप्त किया गया है। यदि हमने संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त की है और संपत्ति को प्राप्त करने की लागत के रूप में हमने 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू को चुना है, तो ऐसी दशा के अंदर हम नीचे डिनोमिनेटर में हर में हम संपत्ति के बेस ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी कि 2001-2 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 100 जो को रखते हैं, और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालते समय भी यही कंसेप्ट काम में आता है कि जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं उस वर्ष का जिस वर्ष में संपत्ति बेची जा रही है उस वर्ष के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का, और उसको डिवाइड करते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस वर्ष से जिस वर्ष में इम्प्रूवमेंट की लागत उपार्जित हुई है, इनकर हुई है। तो जिस वर्ष में इम्प्रूवमेंट कराया गया है उस वर्ष में की जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उससे डिवाइड करके हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की गणना करते हैं। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसको सेट ऑफ करने के संबंध में भी नियम महत्वपूर्ण है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यदि होता है तो उसमें हम उस वर्ष शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं। यदि एक संपत्ति पे के बेचने से हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ और किसी अन्य संपत्ति को बेचने से हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को चाहे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से समायोजित कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यदि होता है तो उसका एडजस्टमेंट सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। जो ये नियम है सेट ऑफ करने का, ये आगामी वर्ष में ले जाकर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ करते समय भी लागू होता है। यानी कि आगे आने वाले वर्षों में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो कैरीड फॉरवर्ड है उसका एडजस्टमेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैपिटल गेन से भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का एडजस्टमेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आगामी आने वाले वर्षों में भी हमको दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही समायोजित करना होता है। इस चर्चा के साथ हमारा आज का डिस्कशन समाप्त होता है। नमस्कार।